बनारस की तंग गलियों में शाम का धुंधलका उतर रहा था। गंगा के घाटों पर शंख की ध्वनि गूंज रही थी, जो सुहासिनी के मन में एक अजीब सी खुशी पैदा कर रही थी। वह अपने पुराने मकान की बालकनी में बैठे धागे से कढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सुई बार बार कपड़े के बजाय उसकी उंगलियों में चुभ रही थी। उसके सामने उसकी बेटी पंखुड़ी कैनवास पर रंग बिखेर रही थी। पंखुड़ी जब भी चित्र बनाती वह अपनी दुनिया में खो जाती थी। उसकी ब्रश जब नीले रंग को छूती तो सुहासिनी का दिल बैठ जाता। वह नीला रंग उसे उस रात की याद दिलाता था जब उसके जीवन का सारा आकाश काला पड़ गया था। माँ, आप फिर कहीं खो गई? पंखुड़ी ने अपनी आंखों पर आए बालों को हटाते हुए पूछा। उसकी वे आंखें सुहासिनी को डरा देती थीं। वे ठीक वैसी ही थी जैसी उस व्यक्ति की थी जिसे सुहासिनी ने 2 दशक पहले अपने जीवन में मिटाने की कोशिश की थी। कुछ नहीं बेटा, बस जरा सिर में भारीपन है, सुहासिनी ने झूठ बोला। पंखुड़ी अपनी माँ के पास आकर जमीन पर बैठ गई। उसने सुहासिनी का हाथ थाम लिया। माँ, मेरी पेंटिंग की प्रदर्शनी की आखिरी तारीख है। दिल्ली से कुछ बड़े लोग आ रहे हैं। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? लोग मुझसे मेरे बारे में पूछते हैं, मेरे परिवार के बारे में। कब तक मैं यह कहूँगी कि मेरा कोई नहीं है? सुहासिनी का हाथ कांपने लगा। पंखुड़ी, क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? क्या मेरा प्यार इतना कम है कि तुम्हें उस पहचान की तलाश है जो शायद तुम्हें सिर्फ दर्द ही देगी? पंखुड़ी की आवाज़ में एक अजीब सी दृढ़ता थी। माँ, प्यार और पहचान 2 अलग चीज़ें हैं। मैं आपकी परछाई बनकर गर्व से जीती हूँ, पर समाज की नज़रों में मैं एक अधूरा सच हूँ। मुझे उस व्यक्ति का नाम चाहिए जिसने आपको अकेला छोड़ दिया। क्या उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? सज़ा? सुहासिनी ने सोचा, क्या उस आदमी को सज़ा देना संभव था जो समाज की ऊंची मीनारों पर बैठा था? क्या एक राख के ढेर से फिर से आग सुलगाना सही था? सुहासिनी की आंखें खिड़की के बाहर उस डूबते सूरज पर टिक गई और वह 20 साल पीछे के उस अंधेरे में डूबने लगी। समय का पहिया पीछे घुमा। सुहासिनी तब 18-19 साल की थी, चंचल, मासूम और सपनों से भरी हुई। उसके पिता एक बड़े जमींदार दिग्विजय बाबू के यहाँ मुनीम थे। सुहासिनी अक्सर पिता का टिफिन देने उस आलीशान हवेली में जाती थी। उस दिन की वह गर्मी आज भी सुहासिनी के जहन में आग की तरह जिंदा थी। उस साल मई का महीना जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। नदी का पानी कम हो गया था और घाटों की सीढ़ियाँ तप रही थीं। सुहासिनी, जो अभी 19 साल की दहलीज पर ही पहुंची थी, इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। उसके लिए जिंदगी का मतलब था सुबह जल्दी उठकर तुलसी में जल चढ़ाना, माँ की सिलाई में मदद करना और दोपहर को अपने पिता दीनानाथ मुनीम जी का टिफिन लेकर प्रताप हवेली जाना। हवेली शहर के कोलाहल से दूर ऊंची चहार दीवारी के पीछे छिपी थी। उसके बड़े बड़े लोहे के फाटक पर पीतल के शेर बने थे, जिन्हें देखकर सुहासिनी को हमेशा डर लगता था। लेकिन उस डर से बड़ी थी उसकी उत्सुकता। वह हवेली के बगीचे में लगे चमेली के फूलों की महक और वहाँ की खामोशी की दीवानी थी। उस दिन दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे। लू के थपेड़े चल रहे थे। सुहासिनी ने अपने सिर पर सूती दुपट्टा ओढ़ा और पिता का पीतल वाला टिफिन लेकर घर से निकली। वह गलियों से होते हुए जब हवेली के पीछे दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि आज सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही गहरा है। दरबान कुर्सी पर उग रहा था। काका, बाबूजी कहाँ हैं? सुहासिनी ने धीमे से पूछा। दरबान ने अधकुली आंखों से देखा। मुनीम जी तो शहर गए हैं बिटिया, किसी कचहरी के काम से, पर उन्होंने कहा था कि टिफिन पुस्तकालय में मेज पर रख देना, वह लौटकर खा लेंगे। सुहासिनी मुस्कुराई और अंदर की ओर बढ़ गई। उसे हवेली के पुस्तकालय से प्यार था। वहाँ हजारों पुरानी किताबें थीं जिनकी महक उसे किसी जादू जैसी लगती थी। वह दबे पांव बरामदे से होती हुई पुस्तकालय की ओर बढ़ी। फर्श पर बिछे कीमती कालीनों की वजह से उसके कदम की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही वह पुस्तकालय के भारी नकाशीदार दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाज़ा आधा खुला है। अंदर से
महंगे इत्र और तंबाकू की मिलीजुली गंध आ रही थी। सुहासिनी ने अंदर झांका। विशाल सुंदर मेज के पीछे आराम कुर्सी पर दिग्विजय प्रताप सिंह बैठे थे। दिग्विजय उस समय महज 25-26 साल का था। उसकी आंखों में सत्ता की चमक और चेहरे पर एक अजीब सी रौब था। शहर की हर महफिल उसके बिना अधूरी थी। सुहासिनी उन्हें देखकर ठिठक गई। उसने सोचा कि वह वापस चली जाए, लेकिन तभी दिग्विजय की नज़र उस पर पड़ गई। अरे, आप मुनीम जी की बेटी सुहासिनी है ना? दिग्विजय की आवाज़ में एक रेशमी नरमी थी, जो किसी जाल की तरह सुहासिनी की ओर बढ़ी। जी, वो दरअसल बाबूजी का टिफ़िन लाई थी। सुहासिनी ने अपनी नज़रें नीची करते हुए कहा। अंदर आ जाओ। मुनीम जी तो शाम तक आएंगे, तब तक टिफ़िन यहाँ मेज पर रख दो। दिग्विजय कुर्सी से खड़ा हुआ। उसकी लंबाई और उसका व्यक्तित्व सुहासिनी को डराने लगा था। वह कांपते हाथों से मेज की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने टिफ़िन मेज पर रखा और मुड़ने लगी, दिग्विजय ने अपनी आवाज़ को और धीमा किया। सुहासिनी, सुना है तुम्हें किताबें बहुत पसंद है। देखो, उस ऊंची अलमारी में बनारस के इतिहास पर एक बहुत पुरानी सचित्र किताब है। क्या तुम उसे देखोगी? सुहासिनी की मासूमियत ने उसे खतरे का एहसास नहीं होने दिया। किताबों का नाम सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। जी, देख सकती हूँ, बिल्कुल। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दिग्विजय अलमारी की ओर बढ़ा और सुहासिनी उसके पीछे पीछे गई। जैसे ही वे पुस्तकालय के उस कोने में पहुँचे जहाँ से बाहर का नज़ारा नहीं दिखता था, दिग्विजय ने बड़ी सफाई से अपने पैर से धक्का देकर पुस्तकालय का भारी दरवाज़ा बंद कर दिया। कुंडी गिरने की आवाज़ सुहासिनी के कानों में गूंजी। सुहासिनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अचानक कमरे की हवा भारी लगने लगी। दरवाज़ा कैसे बंद हुआ? हवा तेज है सुहासिनी, धूल अंदर आती है, दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। पर उसकी आंखों में वह मुस्कान नहीं थी। उसकी नज़रें सुहासिनी के चेहरे पर जम गई थी। तुम जानती हो सुहासिनी, तुम इन किताबों से कहीं ज़्यादा सुंदर हो। बनारस के घाटों पर जो सुबह की पहली किरण पड़ती है ना, वैसी ही चमक है तुम्हारे इस चेहरे पर। सुहासिनी पीछे हटने लगी। जी, मुझे देरी हो रही है, माँ इंतज़ार कर रही होगी। अभी तो तुम आई हो। दिग्विजय ने उसका रास्ता रोक लिया। उसका हाथ सुहासिनी के कंधे पर पड़ा। सुहासिनी को लगा जैसे किसी ने उसकी खाल पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो। छोड़िए, मुझे जाना है। सुहासिनी की आवाज़ रूंध गई। दिग्विजय का मुखौटा उतर चुका था। मुनीम की बेटी हो सुहासिनी, मुनीम की तरह ही रहो। यह हवेली, यह दौलत सब तुम्हारी हो सकती है, बस जरा सा समझौता करना होगा। नहीं, सुहासिनी चिल्लाई और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दिग्विजय की पकड़ लोहे जैसी थी। उसने सुहासिनी की कलाई मरोड़ी और उसे दीवार से सटा दिया। सुहासिनी ने संघर्ष किया। उसने अपने नाखूनों से दिग्विजय के हाथ पर वार किया, पर उस शक्तिशाली पुरुष के सामने सुहासिनी की क्या बिसात थी। पुस्तकालय की ऊंची दीवारों ने सुहासिनी की उन चीखों को पी लिया जो मदद के लिए पुकार रही थी। खिड़की से आती धूप की किरणें उन किताबों पर नाचती रहीं, जो चुपचाप इस जघन्य अपराध की गवाह बन रही थी। सुहासिनी के दुपट्टे का कोना फर्श पर गिर गया और उसके साथ ही गिर गया उसका बचपन, उसकी मासूमियत और उसकी आत्मा का गौरव। उस दोपहर जब सुहासिनी उस कमरे से बाहर निकली तो सूरज अभी भी चमक रहा था, लू अभी भी चल रही थी, पर सुहासिनी के लिए सब कुछ काला पड़ चुका था। वह घर की ओर नहीं भागी, वह सीधे नदी की ओर गई। उसका मन किया कि वह उन लहरों में समा जाए, पर तभी उसे अपने पिता का चेहरा याद आ गया, उनकी इज्जत, उनकी वफादारी। वह घर पहुंची। उसके बाल बिखरे थे, कपड़े मिट्टी से सने थे। उसकी माँ ने जब उसे देखा तो उनके हाथ से पानी का लोटा गिर गया। सुहासिनी, क्या हुआ रे? माँ ने उसे बाहों में भरा। सुहासिनी कुछ बोल नहीं सकी, वह बस फफक फफक कर रो पड़ी। उसने जब टूटे हुए शब्दों में माँ को सच बताया तो माँ का चेहरा पत्थर का हो गया। माँ ने उसे गले नहीं लगाया, बल्कि उसके मुंह पर हाथ रख दिया।
चुप हो जा। किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। अगर तेरे बाप को पता चल गया तो वह मर जाएंगे। दिग्विजय बाबू बड़े लोग हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं सुहासिनी। अपनी किस्मत समझकर इसे भूल जा। भूल जा? क्या कोई अपनी ही चिता पर जलते हुए उसे भूल सकता है? उस रात सुहासिनी सोई नहीं। वह बस खिड़की से उन तारों को देखती रही जो उसकी बेबसी पर हंस रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसकी कोख में जहर का वह बीज पड़ चुका है जो आगे चलकर उसकी ताकत बनेगा। यही खत्म नहीं हुआ था। यह तो उस अभिशप्त जीवन की शुरुआत है जिसने सुहासिनी को एक चंचल लड़की से एक खामोश पत्थर में बदल दिया था। हवेली की उस दोपहर को बीते 3 महीने हो चुके थे, लेकिन सुहासिनी के लिए समय जैसे ठहर गया था और सुहासिनी के भीतर एक ऐसी आग लगी थी जिसे कोई बारिश नहीं बुझा सकती थी। वह अब घर के काम करते हुए अचानक हांफने लगती। उसकी रूह हर पल मिचलाती और वह आईने के सामने खड़े होने से डरती। माँ की अनुभवी नजरें सब देख रही थी। वह रसोई की चौखट पर खड़ी सुहासिनी को ताकती और उनका कलेजा मुंह को आता। एक सुबह जब सुहासिनी आंगन में झाड़ू लगाते हुए अचानक गश खाकर गिर पड़ी तो माँ ने उसे सहारा देकर अंदर ले जाने की बजाय उसके कांपते हुए हाथ को जोर से मरोड़ा। सच सच बता सुहासिनी, क्या वह अनर्थ तो हो गया जिसका मुझे डर था? माँ की आवाज़ में ममता नहीं, एक भयावह आतंक था। सुहासिनी ने बस अपनी आंखें झुका ली और फफक फफक कर रो पड़ी। वह चुप्पी ही माँ के लिए हजारों चीखों से ज़्यादा शोर कर रही थी। माँ ने अपना माथा पीट लिया। हाय राम, अब इस घर का क्या होगा? तेरे पिता की पगड़ी तो धूल में मिल गई। मुनीम जी को पता चलेगा तो वे जीवित नहीं बचेंगे। उसी शाम जब दीनानाथ मुनीम जी हवेली से थके हारे लौटे तो घर का वातावरण भारी था। दीनानाथ जी के हाथ में दिग्विजय बाबू द्वारा दिया गया इनाम का एक नया लिफाफा था। वह अपनी बेटी की शादी के सपने बुन रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा उन्हें सुहासिनी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ सुहासिनी, तू रो क्यों रही है? उन्होंने बड़े दुलार से उसके सिर पर हाथ रखना चाहा। माँ ने आगे बढ़कर सुहासिनी को झटके से उनके पैरों के पास फेंक दिया। पूछिए अपनी लाडली से, इसने हमारे खानदान के नाम पर कालिक पोत दी है। मुनीम जी, यह पाप से भर गई है। दीनानाथ जी के हाथों से वह लिफाफा जमीन पर गिर गया। पहले तो उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुना है, फिर जब सच की कड़वाहट उनके गले तक पहुंची तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह व्यक्ति जो अपनी बेटी के पैर में कांटा चुभने पर रो पड़ता था, आज एक हिंसक पशु की तरह दहाड़ा। किसका पाप है यह? बोल, उन्होंने सुहासिनी से पूछा। दिग्विजय बाबू, सुहासिनी के मुंह से बस इतना ही निकला। दीनानाथ जी का हाथ वहीं ठिठक गया। उनके चेहरे पर क्रोध की जगह अब एक ऐसी बेबसी छा गई जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। दिग्विजय बाबू, जिनके अन्न पर हम पल रहे हैं, जिनकी 7 पीढ़ियों की वफादारी मेरे पूर्वजों ने की है, तू झूठ बोल रही है। तू अपनी गंदगी उनके नाम पर डाल रही है ताकि अपना बचाव कर सके। बाबूजी, मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। सुहासिनी चीखी। चुप कर, दीनानाथ जी ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ा। वे देवता हैं, उन्होंने हमारे घर की गरीबी दूर की। तू ही कुलक्षणी निकली होगी, तूने ही उन्हें उकसाया होगा। सुहासिनी को लगा जैसे उसके पिता ने उसके शरीर पर नहीं, उसके अस्तित्व पर ही तेजाब डाल दिया हो। वह पिता जो उसके लिए भगवान थे, आज एक अपराधी के पैरों की धूल चाटने के लिए अपनी ही बेटी को दोषी ठहरा रहे थे। उस रात घर की रसोई में आग नहीं जली। सुहासिनी को पिछवाड़े वाली कोठरी में बंद कर दिया गया था। आधी रात को दीनानाथ जी दिग्विजय की हवेली पर पहुंचे। वह उनके पैरों में गिर गिर कर गिड़गिड़ाने लगे। दिग्विजय ने बड़ी बेरुखी से सिगार सुलगाया और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मुनीम जी, आपकी बेटी ने जो किया उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए, पर मैं दरिया दिल हूँ। शहर में बात फैली तो आपकी और मेरी दोनों की इज्जत जाएगी। इसे कहीं दूर भेज दीजिए। और हाँ, अगर भविष्य में इसने या आपने मेरा नाम लेने की हिमाकत की तो बनारस की गंगा में
आपकी लाशें भी नहीं मिलेगी। दीनानाथ जी कांपते हुए वापस लौटे। उनके मन में अब अपनी बेटी के प्रति केवल घृणा थी। अगली रात जब पूरा बनारस सो रहा था, एक ढका हुआ तांगा मुनीम जी के घर के पीछे वाले दरवाजे पर आकर रुका। सुहासिनी को नींद से जगाया गया। उसे कोई नया कपड़ा नहीं दिया गया, बस एक पुरानी पोटली में उसके 2-3 कुर्ते डाल दिए गए। बाबूजी, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? दीनानाथ जी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। तू हमारे लिए मर चुकी है सुहासिनी। आज के बाद इस शहर में तेरा कोई नहीं है, ना बाप ना माँ। जा, उस पाप को पाल और अपनी नरक खुद चुन। माँ ने एक कोने में खड़ी होकर अपना आंचल मुंह में दबा रखा था ताकि उसकी सिसकी बाहर ना निकले। सुहासिनी ने माँ की और हाथ फैलाया, पर माँ ने अपनी नज़रें फेर ली। इज्जत की खातिर ममता का गला घोट दिया गया था। तांगा चल पड़ा। सुहासिनी ने पीछे मुड़कर देखा। उसका वह छोटा सा घर, जिसकी मुंडेर पर वह चिड़ियों को दाना डालती थी, धीरे धीरे धुंधलके में ओझल हो रहा था। उसे उस तांगे में नहीं, एक मौत के वाहन में बिठाया गया था। वह अकेली थी, बेसहारा थी, और उसके पेट में वह अनाम अस्तित्व पल रहा था, जो दुनिया की नज़रों में अभिशाप था। पर सुहासिनी के लिए अब वही उसकी एकमात्र दुनिया होने वाला था। रात के सन्नाटे में तांगे के पहियों की आवाज़ उसे बार बार याद दिला रही थी कि वह अब मुनीम की बेटी सुहासिनी नहीं, बल्कि एक कलंकनी है जिसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन उस काली रात में सुहासिनी की आंखों के आंसू अचानक सूख गए। उसने अपनी पोटली को कसकर पकड़ा और अपने पेट पर हाथ रखा। उसने महसूस किया कि वह नन्ही सी जान भी डर से सिमट रही है। मत डर नन्हे, उसने मन ही मन कहा। अगर दुनिया ने हमें ठुकराया है तो हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे। मैं तुझे वह इज्जत दिलाऊंगी जो इस हवेली और इस समाज के पास भी नहीं है। वह रात लंबी थी, पर सुहासिनी के भीतर एक नई स्त्री का जन्म हो रहा था। एक ऐसी स्त्री जो अब कभी किसी के सामने नहीं झुकने वाली थी। उसने अब एक छोटी सी गांव के आश्रम में शरण ली। वहाँ उसने पंखड़ी को जन्म दिया। जब उसने पहली बार अपनी बेटी की आवाज़ सुनी तो उसे एहसास हुआ कि यह बच्चा कोई पाप नहीं, बल्कि उसकी अपनी शक्ति है। उसने कसम खाई कि वह कभी भी दिग्विजय के सामने नहीं गिड़गिड़ाएगी। वह अपनी बेटी को एक वट वृक्ष की तरह पालेगी, जिसकी जड़ें उसके अपने स्वाभिमान पर टिकी होगी। वर्षों तक सुहासिनी ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, सिलाई कढ़ाई की और पंखुड़ी को शहर के स्कूल में पढ़ाया। उसने पंखुड़ी को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके पास पिता नहीं है। लेकिन आज पंखुड़ी के वे सवाल सुहासिनी के वर्षों के बांध को तोड़ रहे थे। माँ, आप रो रही हैं? पंखुड़ी ने उसके गालों पर हाथ रखा। सुहासिनी ने आंसू पोंछे और पंखुड़ी की आंखों में आंखें डालकर कहा, कल हम दिल्ली चलेंगे तुम्हारी प्रदर्शनी में, और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा पिता कौन है तो कहना कि मेरा पिता वह संघर्ष है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। पर अगर तुम सच जानना चाहती हो तो आज मैं तुम्हें उस हवेली का बता दूंगी जहाँ मेरी रूह को कैद किया गया था। बनारस की तंग और नमी वाली गलियों से निकलकर दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर कदम रखना सुहासिनी के लिए किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखना जैसा था। दिल्ली की हवा में एक रफ्तार थी, एक शोर था जो उसके भीतर के सन्नाटे को और गहरा कर रहा था। पंखुड़ी के साथ वह टैक्सी में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। ऊंची इमारतें और कांच के शोरूम उसे चिढ़ा रहे थे। उसे लग रहा था कि यह शहर बहुत बेदर्द है। यह भावनाएं कंक्रीट के नीचे दफन कर दी जाती हैं। माँ, आप घबराइए मत। यह इंडिया सेंटर है, यहाँ सिर्फ कला की कद्र होती है। पंखुड़ी ने सुहासिनी का हाथ दबाते हुए कहा। सुहासिनी ने एक फीकी मुस्कान दी। उसने सूती साड़ी का पल्लू कसकर कंधे पर डाल दिया। उसे डर था कि इस चमक धमक वाली दुनिया में कहीं उसकी सादगी और उसका अतीत एक तमाशा न बन जाए। प्रदर्शन हॉल में चारों तरफ सफ़ेद दीवारें थीं, जिन पर पंखुड़ी के बनाए चित्र लगे थे। उन चित्रों में एक बात सामान्य थी। हर पेंटिंग में एक धुंधली सी स्त्री आकृति थी, जो या तो जंजीरों में थी या बादलों के पीछे छिपी थी। आलोचक और कला प्रेमी शैंपेन के गिलास लिए घूम रहे थे और उन घावों पर चर्चा कर रहे थे
जिन्हें पंखुड़ी ने रंगों से उकेरा था। तभी हॉल के प्रवेश द्वार पर एक हलचल हुई। एक लंबा प्रभावशाली युवक अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 सहायक थे। उसकी चाल में वही अहंकार था जो सुहासिनी ने बरसों पहले उस हवेली में देखा था। युवक का चेहरा साफ सुथरा, महंगा सूट और आंखों में एक ठंडी चमक थी। माँ, वह देखिए, वह आर्यन प्रताप हैं, दिल्ली के सबसे बड़े आर्ट डीलर और दिग्विजय ग्रुप के वारिस। अगर उन्हें मेरी पेंटिंग पसंद आ गई ना तो मेरा भविष्य संवर जाएगा, पंखुड़ी ने उत्साह में फुसफुसाते हुए कहा। सुहासिनी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। आर्यन प्रताप, दिग्विजय का बेटा। सुहासिनी को लगा जैसे हॉल की छत उसके ऊपर गिर जाएगी। नियति ने उसे फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ से वह भाग कर आई थी। वह चेहरा, वह नाक का नक्शा, वह बिल्कुल अपने पिता दिग्विजय जैसा था। आर्यन पेंटिंग्स देखते हुए धीरे धीरे सुहासिनी और पंखुड़ी की ओर बढ़ रहा था। वह हर चित्र के सामने रुकता, गौर से देखता और फिर आगे बढ़ जाता। जब वह उस पेंटिंग के सामने पहुंचा जिसका शीर्षक था अनाम अस्तित्व, तो वह ठिठक गया। उस पेंटिंग में एक छोटी सी बच्ची एक विशाल बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। दिलचस्प है, आर्यन की आवाज़ गूंजी। उसकी आवाज़ में वही गुड़गुड़ाहट थी जो सुहासिनी के बुरे सपनों में आती थी। इस कलाकार ने दर्द को सिर्फ देखा नहीं है, उसने जिया है। कौन है इस कला की रचयिता? पंखुड़ी आगे बढ़ी। जी मैं हूँ, पंखुड़ी। आर्यन ने पंखुड़ी को सिर से पैर तक देखा। उसकी नज़रों में एक अजीब सा संकोच उभरा। उसने शायद पंखुड़ी की आंखों में अपनी ही आंखों का अक्ष दिखा था, पर वह समझ नहीं पाया। शानदार काम है पंखुड़ी, तुम्हारी कला में एक ऐसी सच्चाई है जो अक्सर बड़े कलाकारों में भी नहीं मिलती। तुम्हारे गुरु कौन है? मेरी माँ। पंखुड़ी ने गर्व से सुहासिनी की ओर इशारा किया, जो पीछे एक स्तंभ का सहारा लेकर खड़ी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। आर्यन सुहासिनी की तरफ मुड़ा। नमस्ते, आपकी बेटी में असाधारण प्रतिभा है। आप बनारस से हैं क्या? आपकी वेशभूषा और आपकी सादगी उसी मिट्टी की महक दे रही है। सुहासिनी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, वह बस आर्यन की आंखों में देख रही थी। जी, हम बनारस से ही हैं। सुहासिनी ने किसी तरह शब्दों को जोड़ा। बनारस में ना हमारी पुरानी हवेली है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पिता दिग्विजय प्रताप सिंह वहाँ के नामी जमींदार रहे हैं। आजकल वह बीमार हैं, इसीलिए दिल्ली में ही रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप दोनों एक दिन हमारे घर आएं। मुझे लगता है कि पंखुड़ी की कला को एक बड़ा मंच मिलना चाहिए। पंखुड़ी की आंखों में चमक उठी, पर सुहासिनी का कलेजा छलनी हो गया। जिस आदमी ने उसकी जिंदगी राख कर दी, उसका बेटा आज उन्हें अतिथि बनाकर बुला रहा था। यह कोई संयोग था या ईश्वर का कोई क्रूर मजाक? आर्यन बिल्कुल सीधा साधा नेकदिल इंसान था। उसका स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। शायद अपनी माँ से उसने संस्कार पाए थे। आर्यन हमेशा सबकी कद्र करता। गरीबी अमीरी ऊंच नीच से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही उसे अपने पिता की विरासत से कुछ लेना देना था। वह तो अपने दम पर कुछ करना चाहता था। उसका बस चलता तो वो अपने पिता की पूरी विरासत गरीबों दुखियारों की भलाई के लिए लगा दे। उस रात होटल के कमरे में भारी सन्नाटा था। पंखुड़ी बहुत खुश थी। वह आर्यन प्रताप के प्रस्ताव के बारे में लगातार बात कर रही थी। वह अपनी डायरी में भविष्य की योजनाएं लिख रही थी, लेकिन सुहासिनी अंधेरे में बालकनी की कुर्सी पर बैठी कांप रही थी। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आर्यन प्रताप जैसे लोग ना हर किसी को अपने घर नहीं बुलाते। वह मेरे काम को प्रमोट करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमें बनारस की उन तंग गलियों में वापस नहीं जाना पड़ेगा। हम अपनी इज्जत की ज़िंदगी जी सकेंगे। पंखुड़ी ने कमरे की बत्ती जलाते हुए कहा। सुहासिनी अचानक खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ में एक ऐसी धार थी जो पंखुड़ी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। इज्जत? तुम उस महल में इज्जत ढूंढने जा रही हो जहाँ तुम्हारी माँ की असमत की नीलामी हुई थी? पंखुड़ी के हाथ से डायरी गिर गई। माँ, आप क्या कह रही हैं? सुहासिनी ने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और अपनी कलाई पर वो पुराना निशान दिखाया
जो उसने सालों से छिपा रखा था, कलाई काटने का वो जख्म जो कभी नहीं भरा। वो आर्यन प्रताप जिसे तुम अपना मसीहा समझ रही हो ना, वह उसी दिग्विजय का बेटा है जिसने मेरी कोख में तुम्हें डालने के बाद मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया था। पंखुड़ी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई। मतलब वह मेरा भाई है, और वह व्यक्ति जिसके बारे में मैंने बचपन से सपने देखे थे, वह एक अपराधी है। वह अपराधी नहीं, वह एक प्रतिष्ठित अपराधी है पंखुड़ी। उसे समाज सलाम करता है। और अब तुम यह तय करो, क्या तुम्हें उस वैभव का हिस्सा बनना है जो मेरी आंसुओं की नींव पर खड़ा है, या तुम्हें अपनी माँ का साथ देना है। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उन आंसुओं में अब दुख नहीं, एक ज्वाला थी। उसने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। माँ, अब तक मैं सिर्फ चित्र बना रही थी, लेकिन कसम खाती हूँ अब मैं उस आदमी के चेहरे का नकाब उतारूंगी। मैं दिग्विजय के घर जाऊंगी, पर उसकी बेटी बनकर नहीं, उसकी हार बनकर। दिल्ली की एक सुनसान सड़क पर स्थित प्रताप विला किसी राजमहल से कम नहीं था। ऊंचे लोहे के फाटकों पर पीतल के शेर बने थे जो आने वालों को अपनी हैसियत का एहसास कराते थे। सुहासिनी के लिए यह फाटक किसी जेल के द्वार जैसा था। जैसे ही उनकी टैक्सी अंदर दाखिल हुई, बजरी वाली सड़क पर टायरों की आवाज़ सुहानी के कानों में किसी के द्वारा मारे गए कोड़ों की तरह गूंजी। पंखुड़ी ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसने आज गहरे नीले रंग का सूट पहना था और उसकी आंखों में एक ऐसी ऐसी चमक थी जिसे सुहासिनी पहचान नहीं पा रही थी। यह दुख था या प्रतिशोध की अग्नि। माँ, गहरी सांस लीजिए। हम यहाँ शिकार बनने नहीं, शिकारी को आईना दिखाने आए हैं, पंखुड़ी ने फुसफुसाते हुए कहा। टैक्सी रुकते ही एक वर्दीधारी दरबान ने दरवाज़ा खुला। सामने विशाल सफ़ेद बरामदा था जहाँ संगमरमर के खंभों पर नक्काशी की गई थी। आर्यन प्रताप सिंह सीढ़ियों पर खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। आज उसने सफ़ेद रेशमी कुर्ता पहना था जो उसे और भी सौम्य और प्रभावशाली बना रहा था। स्वागत है पंखुड़ी, स्वागत है सुहासिनी जी। मुझे खुशी है कि आप लोग आईं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ में वही अपनापन था जो सुहासिनी को डरा रहा था। क्या यह लड़का सच में इतना मासूम था कि उसे अपने पिता के काले कारनामों की भनक तक नहीं थी? जैसे ही वे अंदर ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, सुहासिनी की सांसें अटक गईं। दीवार पर एक विशाल तेल चित्र लगा था। वह दिग्विजय प्रताप सिंह का था। उसकी आंखों में वही सत्ता का नशा और होठों पर वही कुटिल मुस्कान थी जिसे सुहासिनी ने 20 साल पहले बनारस की उस अंधेरी दोपहर में देखा था। पिताजी अभी पुस्तकालय में हैं। आप लोगों से मिलने के लिए वे उत्सुक हैं। मैंने उन्हें पंखुड़ी के काम के बारे में बताया है। आर्यन उन्हें उस कमरे की ओर ले गया जहाँ सुहासिनी का सबसे बड़ा भय रहता था। पुस्तकालय के भारी सागवान के दरवाजे जब खुले तो अंदर की महक ने सुहासिनी को झकझोर दिया। वही पुरानी किताबों और महंगी तंबाकू की गंध। कमरे के सुदूर कोने में एक भारी मेज पर पीछे एक आराम कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। पिताजी, पंखुड़ी और उनकी माताजी आई हैं, आर्यन ने अंदर से कहा। कुर्सी धीरे से घूमी। दिग्विजय प्रताप सिंह अब वह जवान और ताकतवर व्यक्ति नहीं था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और बाल चांदी जैसे सफ़ेद हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब चश्मे का मोटा शीशा था, पर उस शीशे के पीछे की पुतलियाँ आज भी उतनी ही पैनी थी। जैसे ही दिग्विजय की नज़र सुहासिनी पर पड़ी, वह पत्थर का हो गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पेन मेज पर गिर गया। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। नमस्ते, पंखुड़ी ने सधे हुए स्वर में कहा। मैं पंखुड़ी हूँ और यह मेरी माँ सुहासिनी। दिग्विजय ने सुहासिनी को देखा, फिर पंखुड़ी को। पंखुड़ी के चेहरे की बनावट, उसकी आंखों की चमक और उसके बोलने का अंदाज दिग्विजय को लगा जैसे उसे अपनी ही परछाई देख रहा हो। वह कांपते हाथों से अपनी कुर्सी के हत्थे पकड़कर खड़ा हुआ। सुहासिनी? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। स्वर में अपराध बोध कम और पकड़े जाने का डर ज़्यादा था। आर्यन असमंजस में था। पिताजी, क्या आप सुहासिनी जी को जानते हैं? दिग्विजय ने अपनी आवाज़ को संभालने की कोशिश की। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ आर्यन। सुहासिनी जी के पिता शायद हमारे पुराने मुनीम थे। उसने झूठ बोलने में देर नहीं लगाई।
पर उसकी नज़रें सुहासिनी से टकराने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सुहासिनी ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर मुट्ठी में दबाया। उसका मन किया कि वह अभी चिल्लाकर सारा सच आर्यन के सामने रख दे, पर पंखुड़ी ने उसे आंखों से इशारा किया। अभी समय नहीं आया था। ड्राइंग रूम में चाय परोसी गई। चांदी के बर्तन और महंगी क्रॉकरी के बीच बैठा हर व्यक्ति अभिनय कर रहा था। दिग्विजय अपनी कांपती उंगलियों को छिपाने की कोशिश कर रहा था। वहीं आर्यन रिश्तों की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था और सुहासिनी उस वैभव को देख रही थी जो उसकी आहुति पर बना था। पंखुड़ी, तुम्हारे चित्रों में एक अजीब सी तड़प है। तुम ये प्रेरणा कहाँ से लाती हो? दिग्विजय ने चाय का घुट लेते हुए पूछा। पंखुड़ी मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में बर्फ जैसी ठंडक थी। मेरी प्रेरणा मेरी माँ की कहानियाँ हैं दिग्विजय जी। वह अक्सर मुझे एक ऐसी राजकुमारी की कहानी सुनाती थी जिसकी आत्मा को एक दानव ने अपनी विशाल हवेली में कैद कर लिया था। फिर उस दानव ने उसे बाहर फेंक दिया, यह सोचकर कि वह मर जाएगी। पर उस राजकुमारी ने एक ज्योति को जन्म दिया जो आज उसी दानव के महल की दीवारों को जलाकर राख करने आई है। दिग्विजय के गले में चाय अटक गई। उसे खांसी आने लगी। आर्यन तुरंत उसके पास पहुंचा और उसकी पीठ सहलाने लगा। क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो हैं? दिग्विजय ने आंखें उठाकर पंखुड़ी को देखा। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। यह उसका अपना ही लहू है जो अब उसके विरुद्ध खड़ा है। बड़ी दिलचस्प कहानी है पंखुड़ी, दिग्विजय ने भारी आवाज में कहा। पर कहानियों में अक्सर सच कम और कल्पना ज़्यादा होती है। सच कभी कल्पना नहीं होती दिग्विजय जी। सच तो वह कड़वाहट है जो इंसान को ताउम्र सोने नहीं देती। पंखुड़ी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सुहासिनी को लगा कि माहौल अब फटने वाला है। उसने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा। पंखुड़ी, हमें अब चलना चाहिए। जैसे ही वे जाने के लिए खड़े हुए, आर्यन ने कहा, अगले हफ्ते हमारे यहाँ एक बड़ा चैरिटी इवेंट है। मैं चाहूँगा कि पंखुड़ी अपनी सबसे मुख्य पेंटिंग का अनावरण उसी शाम सबके सामने करे। दिग्विजय कुछ कहना चाहता था, पर उसके शब्द उसके गले में ही घुट गए। पंखुड़ी ने पलटकर दिग्विजय की तरफ देखा और कहा, जरूर आर्यन, मेरी वह पेंटिंग एक मुख्य सत्य को समर्पित होगी। मुझे उम्मीद है कि उस दिन दिग्विजय जी को वह पेंटिंग बहुत पसंद आएगी। जब वे बाहर निकले तो आसमान में काले बादल घिर आए थे। सुहासिनी के मन का बोझ अब और बढ़ गया था। पंखुड़ी, तुमने उसे चुनौती दे दी है। वह बहुत खतरनाक आदमी है। माँ, वह बूढ़ा हो गया है। उसका डर ही उसकी कमजोरी है। अब खेल हम शुरू करेंगे और ख़त्म भी हम ही करेंगे। दिल्ली की रात ठंडी और खामोश थी, लेकिन सुहासिनी के छोटे से कमरे में एक अजीब सा भारीपन व्याप्त था। होटल के उस कमरे में पंखुड़ी गहरी नींद में सो रही थी, या शायद सोने का नाटक कर रही थी। वहीं सुहासिनी खिड़की के पास बैठी चांद को दिख रही थी। अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था। हेलो, सुहासिनी की आवाज़ में डर की हल्की सी थरथराहट थी। सुहासिनी, मैं हूँ। होटल की लॉबी में आ जाओ, मुझे बात करनी है। वह आवाज़ दिग्विजय की थी, वही सत्तात्मक स्वर, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी गिड़गिड़ाहट छिपी थी। सुहासिनी ने पंखुड़ी की ओर देखा। वह उसे जगाना नहीं चाहती थी। उसने चुपचाप चप्पल पहनी, अपनी सूती शॉल ओढ़ी और नीचे की ओर चल दी। होटल की लॉबी सुनसान थी। कोने के अंधेरे हिस्से में एक काली महंगी गाड़ी खड़ी थी। शीशा नीचे हुआ और दिग्विजय का चेहरा नजर आया। अंदर बैठो, उसने आदेश दिया। सुहासिनी ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर वह पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी अंधेरी सड़क की ओर चल पड़ी। क्या चाहते हो अब? सुहासिनी ने बिना उसकी ओर देखे पूछा। दिग्विजय ने एक भारी सांस ली। सुहासिनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहती हो? अगर पैसे चाहिए तो बोलो। कितनी रकम से तुम्हारा और उस लड़की का भविष्य संवर जाएगा? 5 करोड़, 10 करोड़? सुहासिनी को लगा जैसे उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया हो। उसने पलटकर दिग्विजय की आंखों में देखा। 20 साल पहले तुमने मेरी असमत खरीदी थी। दिग्विजय बाबू, आज मेरी चुप्पी खरीदना चाहते हो?
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी तिजोरी में इतने सिक्के हैं जो उस अपमान की भरपाई कर सके जो मैंने झेला था? दिग्विजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भावुक मत बनो, जमीन पर आओ। वह लड़की पंखुड़ी, वह मेरा खून है। मैं देख सकता हूँ, वह बहुत प्रतिभावान है। मैं उसे विदेश भेज सकता हूँ, उसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी दिला सकता हूँ। बदले में तुम्हें बस इतना करना है कि उसे यहाँ से ले जाओ और कभी वापस मत आना। आर्यन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सुहासिनी जोर से हंसी। उसकी हंसी में एक ऐसी कड़वाहट थी जिसने गाड़ी के भीतर के वातावरण को और भी बोझिल कर दिया था। दिग्विजय, तुम्हें आज भी लगता है कि सब कुछ खरीदा जा सकता है? तुम्हें अपनी संपत्ति की चिंता नहीं है। तुम्हें चिंता है उस नकाब की जो तुमने ओढ़ रखा है। तुम्हें डर है कि अगर आर्यन को पता चल गया कि उसका आदर्श पिता एक दुष्ट हैवान और एक भगोड़ा है तो वह तुमसे नफरत करने लगेगा। जुबान को लगाम दो सुहासिनी, दिग्विजय चिल्लाया। मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ। तुम मुझे और क्या बर्बाद करोगी? जिस औरत ने अपना घर, अपना शहर, अपना नाम, अपनी पहचान खो दी हो, उसे तुम और क्या डराओगे? मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ दिग्विजय। आज जो तुम्हारे सामने बैठी है वह सिर्फ एक माँ है, और एक माँ को तुम अपनी दौलत से नहीं डरा सकती। दिग्विजय ने गाड़ी रुकवाई। उसने एक चेकबुक निकाली और उस पर कुछ लिखकर सुहासिनी की ओर बढ़ाया। यह ब्लैंक चेक है, इसमें जो चाहे भर लो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की तो पंखुड़ी का करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा और मैं तुम दोनों को शहर में सिर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। सुहासिनी ने वह चेक लिया। दिग्विजय को लगा कि वह जीत गया। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। लेकिन अगले ही पल सुहासिनी ने उस चेक के टुकड़े टुकड़े किए और उन्हें उड़ा दिया। सफ़ेद कागज के वे टुकड़े रात के अंधेरे में जुगनुओं की तरह बिखरे और धूल में मिल गए। दिग्विजय, घाट पर ना जब लाश जलती है तो अमीर और गरीब दोनों की राख एक जैसी दिखती है। तुम्हारी दौलत तुम्हें उस राख से नहीं बचा सकती। पंखुड़ी तुम्हारी बेटी नहीं है, वह मेरा प्रतिशोध है। और याद रखना, वह खुद तुम्हें अपनी पहचान बताएगी, और वह तुम्हारी संपत्ति के लिए नहीं, तुम्हें धूल चटाने के लिए। सुहासिनी गाड़ी से उतर गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिग्विजय गाड़ी में बैठा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके हाथ काँप रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ उसने जिस चिंगारी को कुचला था वह अब एक दावा नल बन चुकी थी। इधर प्रताप विला में आर्यन अपने कमरे में बेचैन था। पुस्तकालय में जिस तरह उसके पिता का व्यवहार बदला था, उसने उसके मन में संदेह का बीज बो दिया था। आर्यन सिर्फ एक व्यवसायी नहीं था, वह एक संवेदनशील इंसान था। उसने बचपन से अपने पिता को एक नायक की तरह देखा था, लेकिन आज उस नायक के चेहरे पर दरारें दिख रही थीं। उसने अपने पुराने वफादार नौकर काका को बुलाया। काका दिग्विजय के पिता के समय से हवेली में थे और अब दिल्ली वाले घर की देखभाल करते थे। काका, सच सच बताइए, बनारस में सुहासिनी नाम की कोई लड़की थी? पिताजी उन्हें कैसे जानते हैं? आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा। काका की अचानक आंखें नीची हो गई। छोटा मालिक, कुछ पुराने घावों को नहीं कुरेदना चाहिए। बड़े साहब का गुस्सा आप जानते हैं ना। काका, मुझे जवाब चाहिए। क्या पिताजी ने सुहासिनी जी के साथ कुछ गलत किया था? क्या उनका हमसे कोई रिश्ता है क्या? काका ने चारों ओर देखा और फिर कांपती आवाज में कहा, 20-21 साल पहले हवेली में एक तूफान आया था छोटा मालिक। सुहासिनी बिटिया मुनीम जी की बेटी थी, बहुत भोली थी। बड़े साहब ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, और जब वह पेट से हुई तो उसे फिर बाद में उसके परिवार को शहर से बाहर फिकवा दिया। मुनीम जी और उनकी पत्नी ने शर्म के मारे जहर खा लिया था। हम सब चुप रहे क्योंकि हमें अपनी रोटियों की फिक्र थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महल में वह रह रहा था वह किसी की बद्दुआओं पर खड़ा था। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ताउम्र बीमार और उदास रही थी। क्या वह भी इस सच को जानती थी? उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। तो पंखुड़ी मेरी बहन है। हाँ छोटा मालिक,
उसका चेहरा चिक चिक कर कहता है कि वह इसी घर का हिस्सा है। आर्यन का मन घृणा और गलानी से भर गया। उसे अपनी रगों में दौड़ने वाली खून से नफरत होने लगी। उसने उसी पल तय किया कि वह इस सच्चाई को और नहीं दबने देगा, लेकिन उसे सीधे अपने पिता से नहीं टकराना था। उसे पंखुड़ी का साथ देना था। उसने अपना फ़ोन उठाया और पंखुड़ी को मैसेज किया, कल सुबह 10 बजे गैलरी में मिलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और अपनी माँ को भी साथ लाना। उस रात आर्यन प्रताप सिंह सो नहीं सका। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, जहाँ प्रताप विला की ऊंची दीवारें उसे किसी किले की नहीं बल्कि एक आलीशान जेल की दीवारें लग रही थीं। उसे समझ आ गया कि चैरिटी इवेंट में जो होने वाला है वह इस खानदान की नींव हिला देगा। सुबह की पहली किरण जब दिल्ली के प्रदूषण भरे आसमान को चीरती हुई पंखुड़ी के कमरे की खिड़की पर पड़ी, तो उसने पाया कि सुहासिनी पहले से ही जाग रही थी। सुहासिनी की आंखें लाल थीं, मानो रात भर उन्होंने आंसुओं के समंदर को रोकने की कोशिश की हो। आर्यन का मैसेज पंखुड़ी के फ़ोन पर कल रात से ही एक पत्थर की लकीर की तरह चमक रहा था। माँ, आर्यन ने बुलाया है, ज़रूर कोई बात है। पंखुड़ी ने अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए कहा। सुहासिनी ने बस एक गहरी सांस ली। सत्य जब बाहर आता है तो वह सबसे पहले उन्हें जलाता है जो उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। चलो आज देखते हैं कि उस अपराधी का बेटा किस मिट्टी का बना है। जब वे नेशनल आर्ट गैलरी के पीछे हिस्से में स्थित निजी स्टूडियो में पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। आर्यन खिड़की की ओर पीठ किए हुए खड़ा था। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई वह पलटा। उसका चेहरा देखकर सुहासिनी का हृदय एक पल के लिए पिघल गया। आर्यन की आंखों में वह चमक नहीं थी जो पहले थी, वहाँ केवल पश्चाताप की राख थी। उसने सुहासिनी की ओर देखा और फिर बिना एक शब्द कहे वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। आर्यन, यह तुम क्या कर रही हो? पंखुड़ी चिल्लाई और उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। नहीं पंखुड़ी, मुझे यही रहने दो। आर्यन की आवाज़ भर्रा गई। उसने सुहासिनी के पैरों को छू लिया। सुहासिनी जी, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जिसने आपकी दुनिया उजाड़ी। मैं उस वैभव में पला बढ़ा जो आपके आंसुओं से सींचा गया था। मैं आपसे किस मुंह से माफ़ी मांगूं? क्या माफ़ी का कोई ऐसा शब्द बना है जो 20 साल के उस वनवास को ख़त्म कर सके? सुहासिनी पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रही। उसकी आंखों के सामने दिग्विजय का वह चेहरा घूम गया जो रात को उसे खरीदने आया था। खड़े हो जाओ आर्यन। बेटे को पिता के कर्मों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, पर बेटे को पिता के पापों का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए। आर्यन खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थीं। उसने पंखुड़ी की ओर देखा। पंखुड़ी, काका ने मुझे सब बता दिया। अब तुम मेरी सहेली या कोई कलाकार नहीं हो। तुम मेरी बहन हो, मेरी छोटी बहन, जिसे इस घर की राजकुमारी होना चाहिए था, पर उसे गलियों में धक्के खाने पड़े। पंखुड़ी का गला रूंध गया। वह हमेशा से एक पिता चाहती थी, पर उसे कभी नहीं पता था कि उसे एक भाई मिलेगा जो उसके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश करेगा। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते आर्यन, सम्मान से बनते हैं। दिग्विजय प्रताप सिंह ने मुझे अपना खून तो दिया, पर सम्मान कभी नहीं। आर्यन ने एक फाइल मेज पर रखी। यह हमारे ट्रस्ट और जायदाद के कागजात हैं। पिताजी ने अपनी वसीयत में सब कुछ मेरे नाम कर दिया है ताकि चचेरे भाई हिस्सा मांग ना सकें। कल रात मैंने वकील से बात की है। मैं अपनी आधी संपत्ति तुम्हारे और माँ के नाम कर रहा हूँ। नहीं, सुहासिनी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए आर्यन। दिग्विजय को लगा था कि वह हमें पैसों से खरीद सकता है, पर आज तुम भी वही कर रही हो। यह भीख नहीं है माँ। आर्यन ने पहली बार सुहासिनी को माँ पुकारा। सुहासिनी का कलेजा कांप उठा। यह प्रायश्चित है। अगर मैं यह नहीं करूँगा तो मैं कभी चैन से सो नहीं पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि पंखुड़ी को वह सब मिले जो उसका हक था, और मैं चाहता हूँ कि पिताजी को पता चले कि जिस बेटे के लिए उन्होंने यह सब किया, उसी बेटे ने उनकी सत्ता की ईंट से ईंट बजा दी है। पंखुड़ी ने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ा। आर्यन, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। क्या तुम उस चैरिटी इवेंट में मेरे साथ खड़े रहोगे जब मैं पूरी दुनिया के सामने दिग्विजय प्रताप सिंह का असली चेहरा दिखाऊंगी? आर्यन की आंखों में एक नई दृढ़ता उभरी।
उसने पंखुड़ी का हाथ कस कर थाम लिया। मैं न केवल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, बल्कि मैं वह पर्दा खुद हटाऊंगा। पिताजी को अपनी विरासत पर बहुत नाज है ना, अब उन्हें अपनी विरासत के हाथों ही अपनी बर्बादी देखनी होगी। हफ्ता बीतते बीतते प्रताप विला में तनाव इतना बढ़ गया कि हवा भी भारी महसूस होती थी। दिग्विजय ने महसूस कर लिया था कि आर्यन बदल गया है। आर्यन अब उससे आंखें नहीं मिलाता था और न ही घर के कामों में दिलचस्पी ले रहा था। दिग्विजय को लगा कि शायद सुहासिनी ने उसे भड़का दिया है। उसने आर्यन को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। आर्यन, सुना है तुम आजकल उन औरतों के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे हो? दिग्विजय ने ठंडे स्वर में पूछा। आर्यन ने सीधे अपने पिता की आंखों में देखा। वे औरतें नहीं हैं पिताजी, वह एक महिला है जिसका जीवन आपने तबाह किया, और दूसरी वह लड़की है जो आपकी अपनी संतान है। दिग्विजय के हाथ से कांच का ग्लास छूटकर फर्श पर बिखर गया। रामू ने तुम्हें बताया? उस बुढ़े की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत उसकी नहीं, कायरता आपकी थी पिताजी। आर्यन की आवाज़ में एक नफरत का पुट था। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि प्रताप खानदान का नाम मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए, पर आपने तो उस नाम को पहले ही कीचड़ में डुबो दिया है। आप एक अपराधी हैं। दिग्विजय अपनी कुर्सी से उछला और उसने आर्यन को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चुप कर। जिस ऐसो आराम में तू जी रहा है ना, वह इसी अपराधी की देन है। वह लड़की मेरी कोई नहीं है, वह एक मुनीम की बेटी की लालच थी। मैंने उसे पैसे दिए थे, उसने और मांगा होगा। आर्यन हंसा, एक ऐसी हंसी जो दिग्विजय को अंदर तक हिला गई। झूठ, आपने कल रात भी उसे पैसे देने की कोशिश की, पर उसने ठुकरा दिया। आप हार गए हैं पिताजी, और अगले हफ्ते के इवेंट में पूरा शहर आपकी हार का गवाह बनेगा। दिग्विजय दहाड़ा। अगर तुमने कभी भी कुछ करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा। कोशिश करके देख लीजिए, पर याद रखिएगा, अब आपके सामने सुहासिनी नहीं, आर्यन प्रताप सिंह खड़ा है। आर्यन कमरे से बाहर निकल गया। दिग्विजय अकेले उस अंधेरे कमरे में खड़ा कांप रहा था। उसे पहली बार मौत से भी बड़ा डर महसूस हो रहा था, सामाजिक बहिष्कार का डर। उसे लगा जैसे उसकी बनाई हुई आलीशान दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल किया। सुनो, अगले हफ्ते के इवेंट के लिए मुझे कुछ खास इंतज़ाम चाहिए। वह लड़की उस रात मंच तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दिल्ली की सर्दियों की वह शाम कुछ ज़्यादा ही सर्द थी, लेकिन होटल के ग्रैंड हॉल में गर्माहट की रोशनी का ऐसा इंतज़ाम था कि बाहर की ठंड का एहसास भी नहीं होता था। यह प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट का वार्षिक उत्सव था। बाहर लंबी लंबी गाड़ियां कतारबद्ध खड़ी थीं। दिग्विजय प्रताप सिंह आज अपने पूरे वैभव में था। उसने गहरे काले रंग की बंद गला शेरवानी पहनी थी, जिस पर पीतल के बटन चमक रहे थे। उसके चेहरे पर एक ऐसी विजय की मुस्कान थी जैसे उसने पिछले कुछ दिनों में तूफान को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। लेकिन उसकी आंखों के कोनों में एक बेचैनी भी थी, जो बार बार घड़ी और प्रवेश द्वार की ओर देख रही थी। अद्भुत आयोजन है दिग्विजय जी, एक वरिष्ठ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आपका बेटा आर्यन वाकई एक हीरा है। सुना है आज वह किसी नई प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने वाला है। दिग्विजय ने अपनी बनावटी हंसी बिखेरी। जी हाँ, कला को प्रोत्साहन देना हमारे परिवार की परंपरा रही है। बस थोड़ा इंतज़ार। और तभी भीड़ में एक सरगोशी हुई। आर्यन प्रताप अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ दो महिलाएं थीं। जैसे ही वे हॉल के बीचों बीच पहुंची, संगीत की धुनें जैसे कुछ पलों के लिए थम गई। आर्यन ने पंखुड़ी का हाथ थाम रखा था। पंखुड़ी ने आज एक गहरे बैंगनी रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी, वही रंग जिसे उसकी माँ सुहासिनी बहुत पसंद करती थी। उसकी गर्दन में कोई कीमती जेवर नहीं था, पर उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था वह वहाँ मौजूद करोड़ों के हीरो से ज़्यादा चमक रहा था। उनके पीछे सुहासिनी चल रही थी। उसने एक सादी सफ़ेद सूती साड़ी पहनी थी, जिसके किनारे पर हल्की सी लाल पट्टी थी। वह उन आलीशान और चमकदार कपड़ों के बीच एक शांत और गंभीर सत्य की तरह लग रही थी। सुहासिनी की नज़रें सीधे दिग्विजय से टकराई। दिग्विजय ने झटके से अपनी नज़रें फेर ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुहासिनी में यह आने की हिम्मत कैसे हुई।
आयोजन शुरू हुआ। मंच पर बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे। दिग्विजय ने मंच संभाला और ट्रस्ट के कामों का गुणगान किया, लेकिन मंच के पीछे अंधेरे गलियारों में कुछ और ही पक रहा था। दिग्विजय ने अपने सुरक्षा प्रभारी को इशारा किया। वह पेंटिंग जो पर्दे के पीछे रखी है उसे मंच पर आने से पहले ही बदल दिया जाना चाहिए, और उस लड़की को जरा एकांत में ले जाकर समझाओ कि प्रताप खानदान से टकराने का अंजाम क्या होता है। दिग्विजय ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। उसने सर हिलाया और अंधेरे में ओझल हो गया। पंखुड़ी मंच के पीछे वाली ग्रीन रूम में अपनी पेंटिंग के पास खड़ी थी। विशाल कैनवास एक मखमली पर्दों से ढका हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। उसने मुड़ कर देखा। 3 भारी डील डॉल वाले आदमी वहाँ खड़े थे। पंखुड़ी जी, बड़े साहब ने कहा है कि आज की शाम आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बेहतर होगा आप पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाएं। एक गुंडे ने अपनी जेब से चाकू निकालते हुए कहा। पंखुड़ी डरी नहीं। उसने अपनी ब्रश को कस कर पकड़ा। बड़े साहब से कहो कि डरपोक वह होता है जो सच से भागता है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। जैसे ही वे आदमी उसकी ओर बढ़े, दरवाज़ा धड़ाम से खुला। आर्यन वहाँ खड़ा था। उसकी आंखों में वह ज्वाला थी जो दिग्विजय ने कभी नहीं देखी थी। पीछे हटो। आर्यन की दहाड़ ने उन गुंडों को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। छोटा मालिक, बड़े साहब की हुक्म है, एक ने आगे बढ़ते हुए कहा। बड़े साहब का हुक्म उनके कमरे तक सीमित है। इस गैलरी और इस आयोजन की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुमने या तुम्हारे आदमियों ने मेरी बहन को छूने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे पुराने मुलाजिम हो। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। आर्यन का रौद्र रूप देखकर वे लोग पीछे हट गए। आर्यन पंखुड़ी के पास आया और उसके कांपते हाथों को थामा। डरो मत पंखुड़ी, आज तुम्हारी आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी। मैं बाहर मंच पर जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इशारा करूँ तुम अपनी पेंटिंग के साथ बाहर आना। बत्ती गुल हो गई। हॉल में सन्नाटा छा गया। केवल मंच पर एक स्पॉटलाइट जली जहाँ आर्यन खड़ा था। देवियों और सज्जनों, आर्यन की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। आज हम यहाँ केवल चैरिटी के लिए नहीं जुटे हैं। आज हम यहाँ एक ऐसी सत्य घटना का अनावरण करने जा रहे हैं जिसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई। कला का काम केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि सोए हुए समाज को जगाना भी है। मैं आमंत्रित करता हूँ पंखुड़ी को। पंखुड़ी मंच पर आई। उसके पीछे एक बड़ा स्टैंड था जिस पर ढका हुआ कैनवास रखा था। सुहासिनी पहली पंक्ति में बैठी थी। उसकी मुट्ठियाँ भींची हुई थी। दिग्विजय का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसके अपने ही बेटे ने उसके लिए फांसी का फंदा तैयार किया है। यह पेंटिंग, पंखुड़ी ने माइक संभाला। उसकी आवाज़ में अटूट दृढ़ता थी। एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने एक अमीर आदमी पर भरोसा किया। उसने सोचा कि वह आदर है, पर वह केवल एक भूखे भेड़िया की वासना थी। उस आदमी ने उस लड़की को इस्तेमाल किया और जब वह गर्भवती हुई तो उसे सड़क पर फेंक दिया। उस आदमी को लगा कि वह लड़की मर गई होगी, पर वह लड़की माँ बन गई और आज वह माँ और उसकी बेटी यहाँ हैं, अपना हक मांगने नहीं बल्कि उस भेड़िए का मुखौटा उतारने के लिए। हॉल में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। पंखुड़ी ने पर्दे की डोर खींची। जैसे ही पर्दा गिरा, पूरे हॉल में सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज़ छीन ली हो। पेंटिंग एक मास्टरपीस थी। उसमें एक आलीशान हवेली दिखाई गई थी जिसकी परछाई में एक भयावह भेड़िया छिपा था। उस भेड़िए का चेहरा आधा इंसानी था, आधा जंगली, और वह चेहरा दिग्विजय का था। पेंटिंग के निचले हिस्से में एक अकेली स्त्री को एक नन्हे दिए को तूफान से बचाते हुए दिखाया गया था। यह क्या बकवास है, दिग्विजय चिल्लाया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। यह लड़की पागल है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। बैठ जाइए पिताजी। आर्यन की आवाज़ बिजली की तरह कड़की। अगर सबूत चाहिए तो मेरे पास डीएनए की रिपोर्ट है जो मैंने आपकी सोई हुई अवस्था में नमूने लेकर करवाई थी। पंखुड़ी प्रताप सिंह आपकी बेटी है जिसे आपने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। कुछ मीडिया जो वहाँ मौजूद था कैमरे की फ्लैश चमकाने लगा। दिग्विजय की साख पल भर में ढह गई। आयोजन खत्म हो चुका था। मेहमान जा चुके थे। हॉल में अब केवल रोशनी के कुछ लैंप जल रहे थे।
दिग्विजय मंच के नीचे एक कुर्सी पर निढाल बैठा था। उसका अहंकार, उसकी सत्ता, उसका नाम सब मिट्टी में मिल चुका था। सुहासिनी उसके पास आई। दिग्विजय ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब वह नशा नहीं था। जीत गई तुम सुहासिनी। अब क्या चाहती हो? पुलिस को बुलाओगी? जेल भिजवाओगी? सुहासिनी ने ठंडे स्वर में कहा। जेल बहुत छोटी सजा है दिग्विजय। तुम अब उस जेल में रहोगे जो तुमने खुद अपने लिए बनाई है। अब तुम जब भी सड़क पर निकलोगे, लोग तुम्हें दिग्विजय प्रताप नहीं बल्कि उस भेड़िए के नाम से जानेंगे। तुम्हारी असली हार यह नहीं है कि तुम्हारा सच सामने आया है। तुम्हारी असली हार यह है कि जिस बेटे के लिए तुमने यह साम्राज्य खड़ा किया, वह बेटा आज तुम्हें छोड़कर जा रहा है। आर्यन सुहासिनी और पंखुड़ी के बीच खड़ा हुआ। उसने दिग्विजय की ओर देखा। मैं कल सुबह घर छोड़ रहा हूँ पिताजी। मैं अब केवल आर्यन बनकर जीऊँगा, आपका वारिस बनकर नहीं। पंखुड़ी आगे बढ़ी और दिग्विजय के सामने खड़ी हो गई। दिग्विजय ने उम्मीद से उसकी ओर देखा। शायद उसे लगा कि उसकी बेटी उसे पापा कहेगी। संपत्ति का मोह मुझे कभी नहीं था दिग्विजय जी, पंखुड़ी ने कहा। मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि जब एक ऊंचा पहाड़ टूटता है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है। आज सुन ली। बहुत खोखली आवाज़ थी आपकी। तीनों मुड़े और उस विशाल दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर दिल्ली की हवा अभी भी ठंडी थी, पर सुहासिनी को लगा कि 20 साल बाद उसे पहली बार खुलकर सांस लेने की आज़ादी मिली है। एक नई सुबह। पंखुड़ी और सुहासिनी बनारस वापस नहीं गई। उन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा सा आर्ट स्कूल खुला। आर्यन उनके साथ रहा और एक वकील के तौर पर उन महिलाओं के लिए लड़ने लगा जिनके साथ अन्याय हुआ था। दिग्विजय प्रताप सिंह का क्या हुआ? वह प्रताप विला के उस आलीशान पुस्तकालय में अकेले ही रह गया। लोग कहते हैं कि वह अक्सर उस पेंटिंग को देखता रहता था जिसे पंखुड़ी ने छोड़ दिया था। सच कड़वा होता है, पर वह अंततः अपनी जगह बना ही लेता है। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली नई कहानी।